फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं उपासना। आई हैव डन माय मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल नीट फाउंडेशन फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 2 से 3 क्लासेस के बाद आप लोगों से सब्सक्रिप्शन के चार्जेस नहीं मांगते, तो आप प्लीज इस चैनल को क्वालिटी लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए क्वालिटी लेक्चर्स लेके आता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो किस बात का वेट करते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें, उन्हें भी क्वालिटी लेक्चर देखने का बिल्कुल हक है ना। तो आइए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। अब वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं आज हम। नाम सुनते ही डर गए, क्यों? मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें इस चैप्टर में अगर कुछ मुश्किल लगता है तो वो सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट ही मुश्किल लगता है। इस चैप्टर की बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, वो बच्चों के दिमाग में क्लियर नहीं होती। एलिमेंट्स में डिफरेंस क्या है, कंपाउंड्स क्या है, ये क्या है, वो क्या। तो आप प्लीज हमारा हर लेक्चर इस चैप्टर से रिलेटेड देख लें। आई एश्योर यू, जब आप वो सारे लेक्चर्स देख लेंगे आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके दिमाग में। तो मोल कॉन्सेप्ट भी एक ऐसी ही चीज है जो कि बहुत मुश्किल लगती है बच्चों को। इवन की जो बच्चे 11th में केमिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि 9th का जो मोल कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं होता, तो 11th तक वो डाउट साथ लेकर चल रहे होते हैं क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होता। तो आई एश्योर यू, आज का आप अगर लेक्चर अच्छे से देखेंगे तो आपको मोल कॉन्सेप्ट जो है बहुत बढ़िया तरीके से समझ आने वाला है। बहुत सिंपलेस्ट तरीके से करेंगे, कुछ हम गोल मोल बातें नहीं घुमाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं करना है। चलिए आइए, मोल कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले, मोल करने से पहले, मोल पे आने से पहले कि आखिरकार एक मोल क्या है, हम देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में हम जितनी भी चीजें हैं, मे बी सब्जियां, मे बी पानी, मे बी चीनी, मे बी हल्दी, हर पैकेट के ऊपर भी जो पैकेज फूड भी लिखा आता है उस पे लिखा होता है इतने ग्राम्स, इतने केजीज, है ना। 1 kg शुगर, 1 kg राइस, 2 kg में भी आटा, व्हीट फ्लावर, है ना। तो इसका मतलब कोई ना कोई जो है वो हमारे पास यूनिट्स हैं चीजों को मेजर करने के लिए। जैसे कि यूनिट्स का मतलब क्या है मेरा, जैसे कि अगर मैं लेंथ की बात करूं, तो लेंथ को मैं मीटर या फिर किलोमीटर से मेजर कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। सिमिलरली लेंथ को इतने मीटर है ना, किलोमीटर से भी हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो अगर मैं लेंथ की ही बात करूं तो हम उसको मीटर से मेजर कर सकते हैं कि इतने मीटर कपड़ा है या इतने मीटर ये है। सिमिलरली अगर हम उसी लेंथ में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस को पता करने के लिए भी हमारे पास क्या है, किलोमीटर या फिर मीटर में हम उसे पता कर सकते हैं। सिमिलरली अगर किसी चीज का मुझे मास पता करना है तो मैं उसको केजीज या फिर ग्राम्स में, इतने ग्राम चीनी, इतने ग्राम हल्दी, हल्दी के पैकेट पे भी जो है वो बाहर मेंशन्ड होता है इतने ग्राम काजू, इतने ग्राम, हम कहते हैं ना वो नॉर्मल लेमैन टर्म्स में, भैया 250 ग्राम काजू दे दे या 250 ग्राम बादाम दे दे। तो सारी चीजें क्या है, हम उन्हें बाय मास मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमारे लिक्विड्स हैं, जो हमारे फ्लूइड्स हैं, उन्हें हम लीटर्स में, ml में एक्सेट्रा मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब हर चीज को मेजर करने के लिए बच्चों हमारे पास कोई स्पेसिफाइड यूनिट्स होती हैं। ये बात सही है अभी तक, ये बात आप समझ लियो। कोई भी आर्टिकल है हमारे पास, उसे मेजर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई यूनिट्स होती है। सिमिलरली अब मुझे कहना पड़ रहा है भैया 12 बनानास दे दो, ठीक है भैया, 12 जो है वो एप्पल्स दे दो। तो भैया बार बार मुझे ये 12 बनानास बोलने पड़ रहे हैं, 12 एग्स। इफ आई एम गोइंग टू अ शॉप टू बाय एग्स, मुझे उसे क्या बोलना पड़ता है, हम ये कहते हैं ना भैया 12 अंडे दे दो, 12 एग्स दे दो, है ना। तो इसको बार बार 12 नहीं बोलकर, 12 ना बोलना पड़े बार बार, हमने एक यूनिट स्पेसिफाई कर दी।
हमने क्या किया, नंबर्स को बेसिकली मेजर करने के लिए एक यूनिट स्पेसिफाई करी। अभी तक तो ये क्या था, ये तो डिस्टेंस, लेंथ, मास में भी किसी चीज की लीटर्स एमएल में बेसिकली किसी चीज की क्वांटिटी मेजर कर रहे थे। बल्क में जो उसकी क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स यूज कर रहे थे। सिमिलरली अगर मुझे बल्क में नहीं पता करना, कि मुझे नहीं जानना कि भाई 1 किलो है या 2 किलो है, मुझे तो नंबर पता करने हैं कि कितनी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रेजेंट है। ये तो बल्क में है कि इतना मास है, इतना डिस्टेंस है ना, कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया या 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। वो तो एक पूरी एक क्वांटिटी हो गई मेजर करने वाली। बल्क में या मास मेजर कर रहे हैं 100 किलो 200 किलो, है ना। और वो मेजर भी हम कैसे कर लेते हैं, मेजरिंग बैलेंस यूज करके। आप अगर किसी चीज का आपने मास मेजर करना है, आप मेजरिंग बैलेंस यूज करके उसको लिया, कोई भी चीज को, जिस भी आर्टिकल का आपने मास बैलेंस वे करना है, उसको आपने मेजरिंग बैलेंस पे रखा या वेइंग बैलेंस पे रखा और वो मेजर करके आपको बता देगा। अगर आप किसी शॉपकीपर पे, स्वीट की शॉप पर कोई आप मिठाई लेने जाते हैं, आप उसे कहते हैं भैया 1 kg में भी काजू कतली दे दो, या मे भी रसगुल्ला दे दो, या मे भी गुलाब जामुन, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। वो क्या करता है, उसको बॉक्स में डालता है और वेइंग बैलेंस के ऊपर वो सो कॉल्ड चीज रख देता है। आपको पता चल जाता है कि हाँ भैया ये 1 किलो हो गई, है ना। तो वो आप बैलेंस मेजर कैसे कर लेते हैं, वेइंग बैलेंस से। अब अगर मैं कहूं नंबर्स मेजर करने हैं मुझे, नंबर्स मेजर कैसे करूंगी, तो नंबर मेजर करने के लिए भी बच्चों हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में चीजों को कैलकुलेट करने के लिए भी, मेजर करने के लिए भी क्वांटिटी आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बार बार आपके आगे क्या कह रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, 12 एग्स, 12 बनानास, है ना। तो अभी बार बार मुझे उसको जाके बोलना पड़ रहा है भैया 12 अंडे दे दो, 12 केले दे दो, भैया ये दे दो, 12 ये दे दो, 12 वो दे दो, है ना। तो मुझे बार बार 12 जाकर वहां बोलना पड़ रहा है। तो अब मुझे बार बार 12 ना बोलकर अगर मैं उसको जाकर ये बोलूं कि भैया मुझे 1 डजन एग्स दे दो या फिर 1 डजन बनानास दे दो, तो ये जो 1 डजन क्वांटिटी है बच्चों, ये नंबर मेजर करने के लिए स्पेसिफाई करी गई है केमिस्ट्री की टर्म्स में, या केमिस्ट्री की टर्म्स में नहीं कह सकते, नॉर्मल लेमन टर्म्स में नंबर मेजर करने के लिए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेजर करने के लिए टर्म हम यूज कर रहे हैं। इफ आई से 1 डजन, 1 डजन का मतलब है 12 आर्टिकल्स ऑफ एनीथिंग, मतलब मे बी 12 बनानास, मे बी 12 eggs, anything. 1 dozen means 12. 1 dozen means 12 number of anything. Maybe eggs, maybe banana or anything. 12, एक डजन में 12 चीजें होती हैं, ये बात समझे। सिमिलरली हमारी एनसीईआरटी बुक में भी और हमें भी पता है कि 2 और ऐसी जो है हमारे पास यूनिट्स है क्वांटिटी मेजर करने, बेसिकली नंबर मेजर करने के लिए। वो कौन सी है, ग्रॉस या फिर स्कोर, या फिर स्कोर। अगर मैं कहूं 144 एप्पल्स हैं, या फिर मैं कहूं 144 पेन्स हैं, या फिर मैं कहूं 144 इरेजर्स हैं, 144 लाइट्स हैं, तो इफ आई एम सेइंग 144 नंबर ऑफ एनी आर्टिकल, उसका मतलब है 1 ग्रॉस। 1 ग्रॉस, 1 ग्रॉस मतलब का मतलब है, ग्रॉस का मतलब है 144 नंबर ऑफ एनीथिंग, कि 1 ग्रॉस में कितने आर्टिकल्स होंगे, 144 होंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, चीजों को वेइंग बैलेंस से उसका मास या डिस्टेंस में भी स्केल लेके मेजर कर रहे थे, डिस्टेंस नहीं लेंथ उसकी, वो इंची टेप लेकर आप मेजर करते हो ना, सूट्स वगैरह स्टिच करने जाने हैं तो वो इंची टेप से मेजर हो जाती है, डिस्टेंस आप अलग मेथड से मेजर कर सकते हैं ना। तो सिमिलरली नंबर्स को मेजर करने के लिए ये हमारे पास क्वांटिटीज है। 1 डजन मींस 12 एग्स ऑफ एनीथिंग। जब आप 12 एग्स लेकर आते हैं, आप कभी भी वो मोस्टली जो है वो वेट के अकॉर्डिंगली नहीं लाते, यू बाय द एग्स ऑन द बेसिस ऑफ योर नंबर। भैया 12 दे दे, वो आपको 1 डजन का रेट बताता है कि अगर आपने 6 एग्स लेने हैं, 1 डजन इतने के हैं तो 6 आपको इतने के पड़ेंगे। ही नेवर सेज यू कि इतने किलो आप एग्स ले रहे हो, ही नेवर सेज दैट।
इवन कि जब आप बनानास बाय करने जाते हैं देन ऑल्सो इट इज, भैया 12 बनानास कितने के हैं, मुझे 6 चाहिए या मुझे 18 चाहिए या 24 चाहिए. It is always in numbers. You are talking always in numbers about this thing. The one dozen means 12 of anything. One gross means 144 articles of anything. Similarly, one score का मतलब है 20 articles of anything. कि अगर मैं 20 केलों की बात कर रही हूँ या 20 एप्पल्स की बात कर रही हूँ, 20 इरेजर्स की बात कर रही हूँ, 20 टेबल्स, 20 चेयर्स की बात कर रही हूँ, तो आई एम सेइंग आई नीड वन स्कोर ऑफ टेबल्स. One score means 20 tables. I hope आपको ये अभी तक क्वांटिटी की बात, नंबर्स की बात समझ में आ गई होगी. तो जिस तरह से ये वाली जो यूनिट्स हैं, डजन, ग्रॉस और स्कोर, ये नॉर्मल आर्टिकल्स का जो बेसिकली नंबर है उन्हें मेजर करने के लिए काम आती है डे टू डे लाइफ में. उसी तरह से जो मोल है ना बच्चों, मोल वो केमिस्ट्री में हम, साइंस में हम यूज करते हैं टू मेजर द नंबर ऑफ समथिंग. जो मोल है ना बच्चों, मोल, अब वो ये तो नॉर्मल लाइफ में हमारी आर्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए चीजें आ गई, ठीक है. सिमिलरली केमिस्ट्री में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं. पढ़े हुए हमने पार्टिकल्स कौन से होते हैं, मे बी एटम्स, मे बी मॉलिक्यूल्स, मे बी आयंस. तो केमिस्ट्री में अगर हमें इन आयंस का या मॉलिक्यूल्स का या फिर एटम्स का नंबर पता करना है, तो वो नंबर जानने के लिए हमारे पास जो क्वांटिटी है, जो यूनिट है, जो हम जिससे हम वो नंबर जान सकते हैं, वो क्या है, मोल है. मोल क्या है, टू मेजर दी, मोल क्या है, ये ऐसी यूनिट है टू मेजर दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, मे बी एटम्स, मे बी मॉलिक्यूल्स, मे बी आयंस, एनी पार्टिकल्स. हमें पता है कौन से होते हैं बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई. पार्टिकल्स कौन से होते हैं, मे बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी एक चीज में प्रेजेंट है, अगर हमें पता करना है तो वो कौन सी क्वांटिटी हम यूज करते हैं, मोल यूज करते हैं. कौन सी क्वांटिटी यूज करते हैं, मोल यूज करते हैं. जैसे डे टू डे लाइफ में हम क्या यूज करना है, स्कोर या ग्रॉस, वैसे ही मोल यहाँ पर हम यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं, मोल यूज करते हैं. यहाँ तक बच्चों आपको इतना कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में आ गया होगा, ठीक है. अब मोल जब हम पढ़ रहे हैं तो मोल क्या है अभी समझ में आ जाएगा. उससे पहले हमारे पास एक मैजिकल नंबर आता है. अब वो मैजिकल नंबर क्या है, 6.022 into 10 raised to the power 23. ये मैजिकल नंबर है, जिस मैजिकल नंबर को हम n नॉट से डिनोट करते हैं. और इस मैजिकल नंबर को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर. क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर. एवोगैड्रोस नंबर ये एक मैजिकल नंबर है, ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जो एवोगैड्रो ने दी थी, जो उसने स्पेसिफाई किया था. और इस क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली क्या है, जिस तरह से एक डजन में 12, एक स्कोर में 20 और एक ग्रॉस में 144 आर्टिकल्स होते हैं, उसी तरह से 1 मोल, जब भी हम किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की बात करते हैं बच्चों, तो उसमें इतने 6.022 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, मे बी एटम्स, मे बी आयंस, मे बी मॉलिक्यूल्स. ये बात आप समझ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन के एटम की बात करूं, तो मैंने अगर तुमसे पूछा कि 1 मोल हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो तुम मुझे सीधा बोल दोगे मैम 1 मोल हाइड्रोजन में 6.022 into 10 raised to the power 23 हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे. और अगर मैं तुमसे पूछूं कि वाटर का जो एलिमेंट है, वाटर का जो एलिमेंट है उसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वाटर का पूरा जो एलिमेंट है उसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तुम मुझे कहोगे मैम वाटर के एलिमेंट में 6.022 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है. यहाँ तक ये बात आप लोगों को सभी को समझ में आ गई होगी
कि एक मोल में 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम आगे ही चलते हैं स्मॉल कॉन्सेप्ट पे ही। अब हम आगे ही स्मॉल कॉन्सेप्ट के ऊपर बच्चों बात करते हैं। जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में लेक्चर में देखा था कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं। और हमने क्या देखा था कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसकी जो यूनिट्स हैं वो हम क्या लिखते थे, यू, स्मॉल यू। ठीक है, अब बच्चों वो जो रिलेटिव एटॉमिक मास जो हम निकालते थे, ठीक है, वो क्या था, वो एक एटम का मास था। वो क्या था, एक एटम का मास था। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, आप मुझे बोलोगे 1U। सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन का आपसे एटॉमिक मास पूछूंगी, आप मुझे बोल दोगे मैम 16U। ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना बोल दोगे आप मुझे, 16U। ठीक है, अब अगर मैं ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, सिमिलरली अगर मैं आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछूं वाटर का मॉलिक्यूलर मास पूछूं, तो वाटर का आप मेरे को मॉलिक्यूलर मास भी बता दोगे कैलकुलेट करके। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का मान लो होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो आप मुझे क्या कह दोगे कि मैम 16 यूनिट्स है वाटर का मॉलिक्यूलर मास। हमें पता मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जब हम एटॉमिक मासेस सारे एटॉमिक एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड अप कर देते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। तो आप मुझे यही बात बताओगे। ठीक है, पर अगर मैं पूछूं आपसे कि बेटा 6.022 into 10⁻23 particles of ऑक्सीजन का मास कितना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास, तो आपने मुझे बता दिया रिलेटिव एटॉमिक मास का बच्चों क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है रिलेटिव एटॉमिक मास का। उसका मतलब है कि एक जो एटम है ऑक्सीजन की उसका मास 16 यूनिट्स है। एक ऑक्सीजन की एटम का मास 16 यूनिट्स है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है, जो हमने एटॉमिक मासेस निकाले थे कि ऑक्सीजन की एक एटम का मास 16 यूनिट है। ठीक है, अब हमें पता है कि एक मोल जो है उसमें 6.022 into 10⁻23 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। तो मैंने आपसे यही पूछा कि फिर 6.022 into 10⁻23 जो एटम्स है ऑक्सीजन के, उनका मास कितना होगा। तो आप मुझे बोल दोगे मैम उनका मास भी जो है वो 16 ग्राम होगा। कितना होगा, 16 ग्राम होगा। क्वांटिटी मास सेम रहेगा 16, सिर्फ यूनिट्स चेंज करेंगे आप। सिर्फ क्या करेंगे, यूनिट्स चेंज कर देंगे आप। जब ग्राम आप लगा देंगे तो इसका मतलब है कि इतने सारे पार्टिकल्स का जो मास है वो 16 ग्राम है। और जब आप रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट यू लिख रहे हैं तो उसका मतलब है वो सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 है। और जब आप 16 ग्राम्स लिख रहे हैं उसका मतलब है कि 6.022 into 23 पार्टिकल्स का जो मास है बच्चों वो 16 ग्राम है। इसका मतलब अब आप ये कह सकते हो कि 1 मोल जो है वो 16 ग्राम के बराबर है। वो उसका ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। इसको हम क्या कह सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। इसका मतलब उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। इसको हमने क्या नाम दे दिया, ग्राम एटॉमिक मास का नाम दे दिया बच्चों। इसको हमने क्या नाम दे दिया, ग्राम एटॉमिक मास। जो इतने सारे पार्टिकल्स का जो मास आया हम यूनिट्स चेंज करके सिर्फ उसे हमने क्या नाम दे दिया, ग्राम एटॉमिक मास दे दिया। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, इसका मतलब एक मोल जो है वो आपका उसके किसी भी सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। आप ये कह सकते हैं कि कोई एक मोल जो है वो किसी भी चीज के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। और उस ग्राम एटॉमिक मास में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है। ये आप बात कह सकते हो क्लब करके कि एक मोल में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और इतने पार्टिकल्स का जो मास है वो 16 ग्राम है। या फिर एक मोल जो है वो उस पर्टिकुलर चीज के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है और
उस उतने मास में इतने पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, उतने मास में इतने पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली ये सिर्फ ये तो एटम की बात हुई, अगर हम मॉलिक्यूल की भी बात करें, अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूल ही ले लूं तो मुझे पता है इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों, कितना होता है 1 × 2 + 16 कितना आता था 18 यूनिट्स। ठीक है, तो ये तो कितना है, एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास है, वाटर के सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास है, और हमें पता है कि बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वो एलिमेंट बनाते हैं। तो जो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, मे बी जब एक मोल में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स ऑक्सीजन के वाटर के प्रेजेंट होंगे, एक मोल में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो एक जब वाटर के एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो 18 यूनिट्स है, तो इतने का कितना होगा बच्चों 18 ग्राम होगा। तो इतने का कितना होगा 18 ग्राम होगा। दोबारा से सुनिए ये बात, वाटर के एक मोल में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और एक पानी के वाटर के एक मोल में इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, पार्टिकल्स नहीं होंगे ऑब्वियसली, पार्टिकल्स तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर के एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो इतना है, एक मॉलिक्यूल का मास इतना है, तो इतनों का कितना होगा, सेम क्वांटिटी 18 ही होगा, सिर्फ आपने यूनिट चेंज कर दी, 18 ग्राम कर दी, 18 ग्राम कर दी। तो बच्चों यहां से अभी तक हमें क्या समझ में आया, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल, क्या समझ में आया यहां से, 1 मोल ऑफ any substance is equal to its gram atomic mass, to its gram atomic mass और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास which is in return equal to 6.022 × 10⁻23 particles। ये बात आपको याद रखनी है बस, एक मोल जो है उसमें 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, और उतने पार्टिकल्स का जो मास है वो कितना होगा, जितना भी उसका ग्राम एटॉमिक मास है या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम एटॉमिक मास है या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। और ये जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास है, हमने उसको एक टर्म दे दी, एक नाम दे दिया यहाँ पर, मोलर मास। क्या दे दिया नाम, मोलर मास। बच्चों जो ये उसका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, मोलर मास। मतलब 18 ग्राम जो है वो पानी का मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास है उसका, और उसको हम क्या कह सकते हैं, उसका वाटर का मोलर मास है वो। सिमिलरली ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो कितना है, 16 ग्राम है। कार्बन का मोलर मास कितना है, 12 ग्राम है। तो आपको यही बात याद रखनी है कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस का उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है या फिर उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है, और उसको ग्राम मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास को मोलर मास भी कहते हैं। और कितने पार्टिकल्स एक मोल में प्रेजेंट है या उसके ग्राम एटॉमिक मास में कितने पार्टिकल्स है का वो वेट है, बेसिकली कितने पार्टिकल्स का वो ग्राम एटॉमिक मास है, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स का वो बेसिकली बच्चों मास है। चलो एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की ही बात करें, हाइड्रोजन के एटम की मैं बात करूं, तो इसका मतलब है कि जो एक मोल है हाइड्रोजन का, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, उसमें 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है। उसमें 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है, और इतने हाइड्रोजन एटम्स का जो मास है वो कितना है बच्चों, 1 ग्राम है। सिमिलरली अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लें,
कार्बन डाइऑक्साइड का अगर एग्जांपल है तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास? 12 प्लस 16 इंटू 2, 16 ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 इंटू 2 ऑक्सीजन के एटम्स है तो 2, तो 12 प्लस 32, तो ये कितना आ गया? 44 यूनिट्स। कितना आ गया? 44 यूनिट्स। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आया है, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास उसका किस में आया? यूनिट्स में आया। ठीक है, तो अब अगर मैं मोल की बात करूं, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे एक मोल में? 6.022 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे CO2 के, और उन 6.022 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स का बच्चों मोलर मास कितना होगा? 44 ही होगा। यूनिट चेंज हो गई, बस ग्राम्स होगा, 44 ग्राम्स होगा। इसी तरह से बस हाँ आपको मोल कॉन्सेप्ट जो है वो याद होना चाहिए कि एक मोल जो है किसी भी सब्सटेंस का, पार्टिकल का जो एक मोल है वो उसके मोलर मास के बराबर होता है, उसके बेसिकली ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, और उसमें 6.022 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। पार्टिकल्स में भी आयंस, में भी मॉलिक्यूल्स, में भी कंपाउंड्स। यही तरीका है पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का। हम नॉर्मली पार्टिकल्स अगर कैलकुलेट करने बैठेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। अगर मैं आपको बोलूं 1 चम्मच चीनी का, आप मुझे उसमें पार्टिकल्स बताइए कितने उसमें चीनी के पार्टिकल्स हैं। आप शायद मुझे गिनकर धीरे 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 धीरे, मुश्किल काम है, शायद आप बता भी रहे। तो मैं आपको कहूँ कि चलो मैं ना 1 चम्मच पूरा भरा हुआ है, मैं थोड़ी सी आपको क्वांटिटी घटा देती हूँ, मैं आपको ना एक वाटर का ड्रॉपलेट दे देती हूँ सिर्फ। आप मुझे सिर्फ एक वाटर के ड्रॉपलेट में बता दो कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। मैम कैसे बता दें? वो तो बहुत सारे हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के एटम्स को कंबाइन करके बना हुआ है, और हमें तो वो नेकेड आई से कुछ दिख भी नहीं रहा, हम कैसे कैलकुलेट कर दें? तो बच्चों वही चीज कैलकुलेट करने के लिए बस मोल कॉन्सेप्ट आया, जिसने कहा कि एक मोल जो है किसी भी चीज का वो उस पर्टिकुलर चीज के ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है, जिसको हमने मोलर मास का नाम भी दे दिया। और उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है? 6.022 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स किसी भी चीज के जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और वो सारी कहानी हुई कहाँ से पॉसिबल? एवोगैड्रोस नंबर से। कहाँ से पॉसिबल हुई? एवोगैड्रोस नंबर से। तो आज की क्लास में इतना ही। अभी मोल कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अगली क्लास में हमारे साथ बने रहिए। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। बाय बाय बच्चों, स्टे ट्यून।